हाय दोस्तों, जीसीपी विजय संगीत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक क्लास में ये जो टॉपिक है इसके जो नंबरों का मार्जिन धीरे धीरे सभी क्लासों में ज़्यादा बढ़ता जाता है। छठी में 20 का कुछ पार्ट आता है, 7वीं में भी आता है, 8वीं में भी आता है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ देखा जाए तो इनके अलावा अन्य जो कंपटीशन एग्जाम होती है उन कंपटीशन एग्जामों के लिए भी प्रत्येक प्रकार के कंपटीशन एग्जाम, भले ही वो रीट कंपटीशन हो, राजस्थान पुलिस हो, एसएससी सीजीएल हो, एसआई की हो, पटवार की हो, ग्राम सेवक हो, सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जामों के लिए जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं और स्कूलिंग सिस्टम में हर एग्जाम में हाफ ईयरली और ईयरली दोनों प्रकार के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो पढ़ते हैं मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव का पाचन तंत्र। देखो देखते हैं क्या होता है पाचन। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है पाचन। पाचन की जब बात करते हैं तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि हम दिन में 2 बार तो लगभग खाना खा ही लेते हैं। तो जब खाना खाते हैं तो उस खाने को हम तोड़ के मुंह में डालते हैं, मुंह में डाल के उसको दांतों की सहायता से चबाते हैं। चबाने का मतलब पहले बड़ा टुकड़ा लिया, उसके बाद में उसको दांतों की सहायता से थोड़ा और छोटा हो गया, फिर पेट में जाएगा, पेट में जाके वो थोड़ा और छोटा हो जाएगा, मतलब बारीक बारीक पिसता जाएगा खाना। जिस प्रकार से घट्टी आती है चक्की, उसी चक्की में हम गेहूं का दाना डालते हैं तो चक्की के पाटों के अंदर गेहूं पिसता जाता है और अंत उसका बारीक चूर्ण बन जाता है, अर्थात वो बड़े कण से छोटे कण में बदल जाता है। ऐसे ही मानव में भी पाचन होता है। तो ऐसे ही होता है कि भोजन के जो बड़े टुकड़े होते हैं भोजन के टुकड़ों को एंजाइमों के जल अपघटन की सहायता से सरल अवयवों में बदलना ही पाचन कहलाता है। फिर से देखना कि भोजन के बड़े टुकड़े अर्थात जो जटिल टुकड़े होते हैं उन जटिल टुकड़ों को शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, उन एंजाइमों के जल अपघटन से हाइड्रोलाइसिस की सहायता से सरल अर्थात छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो ये होगी पाचन की परिभाषा। अब देखो होता कहाँ है पाचन। मानव के शरीर में जो फिजियोलॉजी होती है, मानव के शरीर में ये पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो मानव के शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, आहार नाल। मानव के शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है वो आहार नाल में संपन्न होती है। देखते हैं आहार नाल के बारे में। अब देखो आहार नाल। आहार नाल देखो यहां से इस चित्र में आना, ये क्या है, पहला पार्ट मुख और अंतिम पार्ट गुद्दा। परिभाषा बिल्कुल आसान सरल परिभाषा आप अपने आप लिख
यहां से स्टार्ट हो रही है और कहां तक है, गुद्दा तक। तो इसकी परिभाषा देखो कैसे लिखेंगे। यहां से जो चलती है तो विभिन्न प्रकार से कुंडलित होती है, देखो कुंडलन बनाए हुए कुंडलित होती हुई है और किसकी बनी हुई है, पेशियों की बनी हुई है। परिभाषा आगे सीधी कि मुख से प्रारंभ होकर गुद्दा तक, मुख से प्रारंभ होकर गुद्दा तक एक कुंडलित पेशीय नली, कैसी कुंडलित पेशीय नली, जिसको हम क्या कहते हैं, आहार नाली। कि मुख से प्रारंभ होकर गुद्दा तक एक कुंडलित पेशीय नली होती है, जिसे आहार नाल कहा जाता है। कि मुख से प्रारंभ होकर गुद्दा तक एक कुंडलित पेशीय नली होती है, जिसे क्या कहते हैं, आहार नाल। देखो सामान्यतः इसकी औसत लंबाई, इसकी जो औसत लंबाई होती है वो कितनी होती है, 7 से लेकर 10 मीटर तक की होती है। सामान्य इसकी जो औसत लंबाई होती है वो 7 से लेकर 10 मीटर तक की होती है। लेकिन मृत्यु के पश्चात ये 7 से 8 मीटर की हो जाती है। सामान्य इसकी जो औसत लंबाई, यदि औसत लंबाई देखें, नाम देखना औसत जहां पे आए, औसत लंबाई पूछे तो 7 से 10 मीटर और मृत्यु के पश्चात पूछे तो 7 से 8 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। देखिए इसके कार्य के बारे में, ये क्या काम, आहार नाल के कार्य। देखो कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे इसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से आहार नाल के अंग हैं, कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां हैं। पहले हम कार्य देखते हैं। पहला कार्य ये क्या करता है, आहार नाल भोजन को सरलीकृत कर पचाना, अर्थात भोजन के जो जटिल कण होते हैं उन जटिल कणों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करती है, आहार नाल के माध्यम से होता है। दूसरा, जो पचित भोजन होता है भोजन का अवशोषण भी कौन करती है, आहार नाल। पहला क्रम से देखना, भोजन को सरलीकृत कर पचाना। जब भोजन पचता है तो पचते समय उस भोजन में कुछ हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को अपने शरीर में आहार नाल के माध्यम से उसका अवशोषण किया जाता है। नंबर 3, भोजन को मुख से गुद्दा तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करती है, आहार नाल। क्योंकि भोजन जब मुख में लेते तो वो हाथ की सहायता से ले लेते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद में धीरे धीरे कर्माकुंचन गति, कौन सी गति, कर्माकुंचन, कर्माकुंचन गति के माध्यम से भोजन धीरे धीरे सभी पार्टों से होता हुआ गुद्दा द्वार तक पहुंचता है। ये थे आहार नाल के कार्य। इसके
इसके बाद में हम आहार नाल के अंगों के बारे में देखते हैं। आहार नाल के अंगों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला अंग हो गया मुख, उसके बाद में दूसरा अंग ग्रसनी, तीसरा अंग ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, बड़ी आंत का अंतिम जो भाग है मलाशय और गुदा। ये तो क्या हो गए अंग। अंगों के बाद उसके बाद में आती है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि होती है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि के बाद में आपकी जो यकृत ग्रंथि और यकृत के बाद में अग्नाशय ग्रंथि। देखना आगे सहायक ग्रंथि, सहायक आहार नाल के सहायक। देखो पहला देखना नंबर एक नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहला मुख। मुख की बात करेंगे तो मुख में मुख गुहा आ जाएगी और जिह्वा आ जाएगी। जिह्वा के साथ में हमारे जो दांत हैं वो दांत आ जाएंगे। मुख वाले पार्ट में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, मुख के बारे में पढ़ेंगे, मुख के साथ में होठों के बारे में पढ़ेंगे, मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे, जिह्वा के बारे में पढ़ेंगे और दांतों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा दूसरा अंग यहां से देखेंगे ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी के बारे में ग्रसनी तीन भाग होते हैं, तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। फिर से देखना ग्रसनी के तीन भाग पढ़ेंगे, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। तीसरा पार्ट ग्रसिका, जिसको हम ग्रासनाल भी बोलते हैं। तीसरा पार्ट हो गया हमारा ग्रसिका या ग्रासनाल। चौथा पार्ट देखो यहां से भोजन मुख में लिया, दांतों की सहायता से सरल करके तोड़ा, यहाँ साथ में लाल ग्रंथियां आएंगी। लाल ग्रंथि की सहायता से विभिन्न प्रकार के एंजाइम भोजन में मिला दिए जाएंगे। मिलाने के बाद में भोजन सरलीकृत हो जाएगा, टुकड़ों में टूटेगा। यहाँ से जाने के बाद में ग्रसिका, ग्रसनी और ग्रसिका से होता हुआ फिर आगे वाला पार्ट आ जाएगा आमाशय। तो अगला चौथा पार्ट आता है हमारा आमाशय। आमाशय के बाद में देखना यहाँ भोजन में से जो पोषक तत्व होते हैं वो पित्ताशय के माध्यम से इकट्ठे निकाल लिए जाते हैं, लीवर में भेज दिए जाते हैं। उसके बाद में भोजन आगे जाता है। यहाँ आगे जाने के बाद में बीच में यहाँ आमाशय के पास में एक ग्रंथि तो आती है यकृत ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथियों की जब हम बात करेंगे तो सहायक ग्रंथि हमारी तीन हो जाएगी, एक लाल ग्रंथि, दो यकृत ग्रंथि और तीसरी अग्नाशय ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय। आमाशय के बाद में जठरा निर्गम जो अवरोधी है, इससे बाहर निकलता हुआ भोजन कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में चला जाएगा। यहाँ से भोजन निकलेगा तो छोटी आंत में चला जाएगा। छोटी आंत के बारे में भी पढ़ेंगे, इसकी लंबाई के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कार्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके भागों के बारे में। तीन भाग है ग्रहणी। देखो ये है ग्रहणी, यहाँ हमने पढ़ा था ग्रसनी। दोनों के नाम में थोड़ा सा फर्क है, ये ग्रसनी है, ये ग्रहणी। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, तीन पार्ट हम छोटी आंत में पढ़ेंगे, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इसके बाद में बड़ी आंत में भोजन चला जाएगा। बड़ी आंत में भी हम तीन पार्ट पढ़ेंगे, कोलन, सिक्कम और मलाशय। तो अंतिम पार्ट हम ये भी ले सकते हैं मलाशय एवं गुदा द्वार। तो मलाशय यहाँ से भोजन देखो, छोटी आंत से यहाँ पर जुड़ रहा है तो यहाँ बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से मलाशय में जाएगा, मलाशय से फिर गुदा द्वार से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा।
यहाँ एक छोटी सी संरचना और दिखाई देती है हमें, अपेंडिक्स। छोटी सी संरचना कौन सी है? अपेंडिक्स। कई बार क्या होता है जब भोजन करते हैं तो भोजन करते समय कुछ भोजन के कुछ अंश, एक दो छोटे दाने इस छोटे से अंगुली के समान एक पर्वत निकला हुआ रहता है, बड़े अंश से जुड़ा हुआ रहता है, उसमें भोजन का कुछ अंश चला जाता है। जब कुछ अंश भोजन का चला जाता है तो उसमें क्या होता है, उन भोजन के मध्य क्रिया होने लग जाती है, किण्वन की क्रिया होने लग जाती है, गैस बनने लग जाती है, जिससे क्या होता है नली फूल जाती है। फूलने के बाद में जैसे ही अपना आकार बढ़ाती है तो शरीर में पेन होने लग जाता है, तो डॉक्टरों के माध्यम से ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसको हम अवशेष अंग भी मानते हैं, जो अपेंडिक्स वाला जो पार्ट होता है इसको हम अवशेष अंग भी मानते हैं। तो ये थे हमारे सहायक अंग, मुख्य, दृष्टि, दृष्टिका, आमाशय, छोटियां, बड़ियां, मलाशय। एक बार इस चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में बना ले। जहां से पाठ्यक्रम स्टार्ट करेंगे वहां पहले पार्ट में सबसे पहले चित्र बनाओ और उसके बाद में आहार नाम के कुछ अंग ये लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पहले भी देख लेते हैं। अब सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि के बारे में हमने देखा, पहली सहायक ग्रंथि, दूसरी और तीसरी, तीन सहायक ग्रंथियों के बारे में हमने देखा। पहले देखी लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे तो लाल ग्रंथियां तीन प्रकार की हम पढ़ेंगे, हमारे मुख में उपस्थित होती है। देखो पहली कर्णपूर्व, अधोजंग और अधोजीवा, जीवा के नीचे और जीवा के ऊपर और कर्ण के पीछे, ये तीन प्रकार की लाल ग्रंथियां उपस्थित होती है। यदि भोजन जब भी हमारे सामने होता है तो भोजन में या खट्टी प्रकार की जो चीजें होती है उनको देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लार आ जाती है। भोजन, स्वादिष्ट भोजन जब हम देखते हैं तो स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में अधिक प्रकार की लार उत्पन्न होती है, तो वो लाल ग्रंथि के माध्यम से लार आते हैं। तो लार के तीन पार्ट देखेंगे, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंग लाल ग्रंथि और अधोजीवा लाल ग्रंथि। उसके बाद में पढ़ेंगे नंबर 2 यकृत। यकृत के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, कौन सी? यकृत। और सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि जो मटर के दाने के समान मस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद में हम तीसरी जो ग्रंथि है उसको बोलेंगे अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। इसको ऐसे कहा जाता है प्रसन्नवाचक चिन्ह के समान। देखो प्रसन्नवाचक चिन्ह हम ऐसा ही बनाते हैं, प्रसन्नवाचक चिन्ह के समान की आकृति जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। इन सभी पार्टों को हम धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ेंगे, सबको डिस्क्राइब पढ़ेंगे। मुख के बारे में पढ़ेंगे, मुख हुआ, जिह्वा, दांतों के बारे में, सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो एक एक पार्ट लेंगे इसका। हम सबसे पहले बात करेंगे मुख की। पहला जो सहायक अंग है वो है मुख, और इसी के साथ में हो जाएगी मुख है मुख्य गुहिका। जो मुख होता है वो मुख हमारा ऊपरी एवं निचले कोष्ठों के मध्य स्थित होता है। जो मुख होता है वो ऊपरी और निचले जो दो होठ होते हैं उन दोनों होठों के मध्य स्थित होता है। देखो यहाँ एक छोटी सी बात देखेंगे, इन होठों में ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं लेबियल। लेबियल ग्रंथि, ये जो लेबियल ग्रंथि होती है वो क्या करती है, होठों को नमी
प्रदान करती है। ध्यान रखना, जो मुख होता है ऊपरी और निचले होठों के मध्य स्थित होता है, और होठों के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लेबियल ग्रंथि पाई जाती है, जो होठों को नमी प्रदान करती है। उसके बाद में जो मुख होता है वो कहाँ खुलता है? मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका में खुलता है। जब मुख गुहिका में खुलता है तो मुख गुहिका के पृष्ठभाग पर, मुख गुहिका के पृष्ठभाग पर मुख गुहिका के पृष्ठभाग पर अधरतल में एक जिह्वा जुड़ी होती है। मुख में उपस्थित जो मुख गुहिका होती है, उस मुख गुहिका के पृष्ठभाग में, पीछे वाले भाग में अधरतल पर एक जिह्वा जुड़ी रहती है, जो किसकी होती है? पेशियों की बनी होती है। जिह्वा किसकी बनी होती है? पेशियों की बनी होती है। देखो अब पढ़ेंगे हम जिह्वा के बारे में, क्या होती है जिह्वा। देखो पढ़ेंगे हम जिह्वा। ये जिह्वा होती है वो कैसा होती है? पेशी अंग होती है। अर्थात पेशियों की बनी होती है। ये जिह्वा पेशियों की बनी होती है। और कहां से जुड़ी होती है? जो हमारा मुख होता है, इस मुख के अधरतल में फेनुअल लिंगुअल, लिंगुअल या इसको दूसरा नाम और बोल सकते हैं जिह्वा फेनुलम। इस जिह्वा फेनुलम भाग से जुड़ी हुई रहती है। जो जिह्वा होती है पेशीय अंग होती है। कहाँ जुड़ी हुई रहती है? मुख के अधरतल में। मुख के अधरतल में फेनुलम लिंगुअल, फेनुलम लिंगुअल या जिह्वा फेनुलम भाग से जुड़ी हुई रहती है। देखो देखना, ये जिह्वा, ये अधरतल वाला भाग जिसको हम बोल सकते हैं पश्च भाग। इसके तीन भाग होते हैं जिह्वा के। ये अगला, अग्र भाग, ये इतना भाग पश्च भाग में आ गया, ये अग्र भाग में। बाकी का ये वाला भाग, इसको बोलेंगे हम मध्य भाग। तो पूछा जाए आपको कि जिह्वा के कितने पार्ट होते हैं? जिह्वा के तीन पार्ट होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इन तीनों ही प्रकारों के अलग अलग कार्य होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो तीनों अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। मुख्य रूप से जिह्वा का जो कार्य होता है वो स्वाद का कार्य होता है, भोजन के स्वाद को बताने का कार्य करती है। दूसरा बोलने का कार्य, ये काम जिह्वा करती है। तो स्वाद के बारे में देखेंगे, पार्टों के अलग अलग कार्य हैं। देखो पश्च भाग, मध्य भाग और अग्र भाग। सबसे पहले अग्र भाग देखो, जो अग्र भाग होता है वो मीठा करता है, मीठे की पहचान करता है। अग्र भाग होता है वो मीठे स्वाद की पहचान करता है। भोजन में जो मीठा पदार्थ होता है उस मीठे पदार्थ की पहचान कौन करता है? अग्र भाग। उसके बाद में मध्य भाग।
खट्टे का, खट्टा जो भी पदार्थ होता है उस खट्टे पदार्थ का स्वाद का पहचान कौन करता है? मध्य भाग करता है। और पश्च भाग कड़वा, जो कड़वा स्वाद होता है उस कड़वे स्वाद का स्वाद कौन बताता है? पश्च भाग बताता है। पूछा जाता है कई बार जिह्वा के अग्र भाग कौन सा कार्य करता है? मीठे स्वाद का चयन करता है। तो ये होती है हमारी जिह्वा। उसके बाद में पढ़ेंगे दांत। दांत थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे दांतों के बारे में। देखो दांत इनका अध्ययन होता है, इनके अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। स्ट्रक्चर होती है कि एक तो मेसोडर्मल, संरचना की दृष्टि से कैसे होते हैं? एक तो मेसोडर्मल, अर्थात एक्टोडर्मल भी होते हैं और मेसोडर्मल भी होते हैं। ये होगी दांतों के बारे में दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। और संरचना एक तो मेसोडर्मल। जो दांत होते हैं वो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। और शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है दांत। शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। यदि व्यक्ति को जला भी दिया जाए तो उसके बाद भी दांत उनके अवशेष के रूप में रहते हैं। देखो आकार के आधार पर जब जन्म लेता है बच्चा, जन्म लेने के बाद उसकी दांतों की प्रक्रिया देखो, उत्पत्ति या आकार के आधार पर 3 प्रकार से देखेंगे हम मनुष्य के दांत। एक होता है गर्भदंती, दूसरा होता है द्विबारदंती, और तीसरा होता है विषमदंती। देखना क्या होता है गर्भदंती। आकार के आधार पर 3 प्रकार से गर्भदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। गर्भदंती जो जबड़े में जबड़े में धंसे रह जाते हैं उन दांतों को बोलते हैं गर्भदंती। गर्भ का मतलब खड्डा, गर्भ का मतलब होता है खड्डा, दंती का मतलब दांत अर्थात जबड़ा। जबड़ा जो खड्डा होता है मसूड़ों के अंदर जो जबड़ा होता है हड्डियों का बना हुआ, उस जबड़े के अंदर धंसे रहने वाले दांत कैसे होते हैं? गर्भदंती होते हैं। द्विबार, द्वि का मतलब 2, बार का मतलब बार, 2 बार दांत आते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। 2 बार कौन से? पहला होता है दूध के दांत, मिल्क टीथ बोला जाता है, मिल्क टीथ, दूध के दांत। दूसरा होता है स्तन दांत। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के कुछ समय पश्चात, लगभग 4, 5, 6 वर्ष का जब बच्चा होता है उस समय उसके जो दांत रहते हैं तब तक टूट जाते हैं। तो उस समय जो दांत होते हैं पहले दूध के दांत ही होते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। जब बच्चा छोटा रहता है उसी समय इसके टूट जाते हैं। लेकिन पहले जो दांत आते हैं वो कैसे आते हैं? दूध के दांत आते हैं, फिर वो टूट जाते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जब दूध के दांत टूट जाते हैं, द्विबार का मतलब 2 बार, पहले दूध के, उसके बाद में स्थायी दांत। स्थायी दांत जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो उसके बाद में जो दांत होते हैं, जो नए दांत आते हैं उनको बोला जाता है स्थायी दांत। और उनकी संख्या होती है 32। 32 किसने बताया गया है? एक वयस्क मनुष्य ने।
वयस्क का मतलब 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर जाता है। तो एक वयस्क मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32, जबकि बच्चे में 18 से पहले 28 दांत ही होते हैं। तीसरा पार्ट देखते हैं विषम दंती। विषम दंती का मतलब, विषम का मतलब अलग अलग, विषम का मतलब अलग अलग या भिन्न भिन्न, अलग अलग आकार के दांत होते हैं, जिनके कारण क्या कहा गया? विषम दंती। तो दांतों को हम वृत्त दंती भी बोलते हैं, द्विबार दंती बोलते हैं, विषम दंती। विषम का मतलब अलग अलग आकार के होने के कारण उनको विषम दंती भी बोला जाता है। अब देखते हैं कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। कार्य के आधार पर जब हम दांतों को देखते हैं तो कार्य के आधार पर जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहला कृत्रिम, दूसरा रद्नक, तीसरा अग्रचरण और चौथा चौड़क। देखो कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा हमने? 4 भागों में बांटा। कार्य के आधार पर दांतों को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा। कृत्नक, रद्नक, अग्रचरणक और चौड़नक। इंसिडियस, कैनल, प्रीमोलिक्यूल और प्रीमोलर। देखो कृत्न, कृत यानी काटना, इनका जो कार्य है, कृत्नक का कार्य क्या होता है? काटने का। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। जो कृत्नक दांत होते हैं भोजन को काटने का काम करते हैं। कब आते हैं बच्चे के? जब बच्चा 6 माह का होता है। जब बच्चा कितने माह का होता है? 6 माह का हो जाता है, उस समय कृत्नक दांत उसके आ जाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम रद्नक की। रद्नक ये क्या करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है। काटने का काम ये कर दिया, उसके बाद में चीरने फाड़ने का कौन सा कर देगा? रद्नक। ये कब आते हैं? ये जब 16 माह से लेकर 20 माह हो जाते हैं। जब बच्चा 16 से 20 माह का हो जाता है, उस समय उसके रद्नक दांत आते हैं। उसके बाद में आता है अग्रचरण। अग्रचरण ये करता है चबाने का काम, भोजन को चबाने का काम कौन करता है? अग्रचरण। ये कब आते हैं? जब 10 से 11 वर्ष का बच्चा हो जाता है, उस समय उसके अग्रचरण दांत आ जाते हैं। उसके बाद में चवर्ण, अग्रचरण भी चबाने का काम ही करते हैं और चवर्ण भी चबाने का काम ही करते हैं। लेकिन इन दोनों में इनकी उत्पत्ति का फर्क है। ये पहले आते हैं, ये बाद में आते हैं। ये कब आते हैं? जब बच्चा 15-16 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, उसके बाद में धीरे धीरे आने लगते हैं। अर्थात कई बार ऐसे होता है 18 वर्ष की जब आयु पूरी करता है, उसके बाद में आते हैं चवड़ने, जिसको हम कैसे बोलते हैं? अक्कलदाढ़। अक्कलदाढ़ जो होती है
चौर्णक को। तो जब व्यस्क हो जाता है तो उसके बाद में भी चौर्णक आते हैं कई बार। अब देखो हम पढ़ेंगे दंत सूत्र। दंत सूत्र का मतलब है कि दांत के जो मुंह में दो जबड़े होते हैं, ऊपरी और निचला, इन दोनों जबड़ों में इन दांतों की संख्या कितनी होती है, ऊपरी जबड़े में कर्तनक कितने होते हैं, रदनक कितने होते हैं, अग्र चौर्णक कितने होते हैं, चौर्णक कितने होते हैं, ऐसे ही निचले जबड़े में कर्तनक कितने होते हैं, रदनक कितने होते हैं, अग्र चौर्णक कितने होते हैं, चौर्णक कितने होते हैं। देखो दंत सूत्र होता है वो सामान्य जैसे छोटा सा सूत्र होता है ICPN बटा ये ऊपरी जबड़ा, ऐसे कैसे निचला जबड़ा ICPN मल्टीप्लाई 2। I का मतलब रत्नक इंसिडियस, रत्नक का मतलब कैनिज, P का मतलब प्रीमोलर्स और M का मतलब मोलर्स। ऐसे ही नीचे वाले में I इंसिडियस, C का कैनिज, P का प्रीमोलर्स, M का मोलर्स इनटू 2। ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा दोनों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया दंत सूत्र। अब देखेंगे मनुष्य में दांत कैसे कैसे होते हैं। वयस्क में देखेंगे और बच्चे में देखेंगे। वयस्क में और बच्चे में, वयस्क में देखो होता है 21-23 बटा 21-23 इंटू 2, 21-23 इंटू 2 कैसे होता है देखो इस सूत्र में देखेंगे ICPN बटा ICPN इंटू 2। I की जगह 2 बटा 2, C की जगह 1 बटा 1, 2 की जगह 2 बटा 2, T की जगह M की जगह 3 बटा 3 इंटू 2। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 2 से 1 से गुणा किया 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 3 से गुणा किया 6। काम करना 4 2 6 6 4 10 10 6 16 और 16 ही कहाँ हो गए नीचे। तो 16 और 16 कितने हो गए कुल 16 ऊपर और 16 नीचे, तो कुल कितने हो गए 32 दांत। तो वयस्क में कितने दांत होते हैं 32। पूछा यह जाता है वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र बताइए। तो वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र कितना होता है 21-23 ध्यान देना वापस ये पूछा जाता है या कई बार सूत्र पूछ लेते हैं यहां से। जब ये पूछा जाए कि दंत सूत्र क्या होता है ICPN इंटू 2, या ये पूछा जाता है कि वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र कितना होता है 21-23 इंटू 2। ऐसे ही यदि बच्चे में देखा जाए तो बच्चे में कितने होता है 21-22 बटा 21-22 इंटू 2, 21-22 ऊपरी जबड़ा 21-22 निचला जबड़ा इंटू 2। वही ICPN बटे ICPN। I का मतलब 2 बटा 2, C 1 बटा 1, P 2 बटा 2, M 2 बटा 2 इंटू 2। 2 को 2 से किया 4, 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया 4, 2 को 2 से किया 4 बटा 2 को 2 से किया
4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4, 4 2 6 4 10 4 14, तो कितने हो गए 14, तो ऊपरी जबड़े में और 14 निचले जबड़े में, तो कुल कितने हो गए 28। ये पूछ लिया जाए कि बच्चे में कितने होते हैं 28 दांत होते हैं, तो 28 दांतों का धन सूत्र कितना हो गया 21 22 इंटू 2, और वयस्क में पूछ लिया जाए तो 21 23 इंटू 2, ये हो गया हमारा दंत सूत्र। ये बच्चे में कब होता है जब बच्चा लगभग 15 से 17 वर्ष का होता है, जब बच्चा लगभग 15 से 17 वर्ष का होता है उस समय का दंत सूत्र है, और वयस्क 18 के बाद का, तो ये हो गया दंत सूत्र। अब थोड़ी सी और बच्ची हमारे पास में दंतों के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर। ये देखो अब है दांत की संरचना। संरचना की जहां बात करते हैं तो दांत को हम 3 भागों में बांटते हैं, पहला शिखर, दूसरा गिरवा और तीसरा रूट। शिखर जो ऊपरी सफेद रंग का भाग जो हमें दिखाई देता है मुंह में, उसको बोलते हैं शिखर, क्राउन। इस क्राउन वाले भाग में इसका जो पार्ट आता है वो आता है इनेमल, जिसको बोलते हैं एक्टोडर्मल। ये कैसा होता है एक्टोडर्मल। और उसके बाद में आती है गिरवा, नीक, जो मसूड़े वाला भाग होता है, जो मसूड़े वाला भाग होता है उसको बोलते हैं गिरवा। जब दांत मसूड़े के अंदर होता है तो उस वाले भाग को गिरवा बोलते हैं। इस वाले भाग में आता है डेंटाइन, ये होता है मेसोडर्मल। इनेमल कैसा होता है एक्टोडर्मल, और डेंटाइन कैसा होता है मेसोडर्मल। कितने पार्ट है 3 पार्ट, शिखर, गिरवा, रूट। और अंदर जबड़े के अंदर जो भाग होता है जहां से दांत को मजबूती प्रदान की जाती है, वो भाग किसमें आ जाता है, दांत के अंदर वाला भाग मंजा हुआ, और नीचे जहां दांत जुड़े हुए रहते हैं, मजबूत से जकड़े हुए रहते हैं, वो हो गए दांत का रूट भाग, जड़ भाग। जो इनेमल होता है ये इनेमल सबसे कठोर भाग होता है। ह्यूमन जो बॉडी है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। इसी के कारण दांतों को हम कहते हैं कि मानव शरीर के सबसे कठोर जो भाग होते हैं वो दांत होते हैं। किसके कारण इनेमल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें 95 से 96% तक क्या होते हैं लवण उपस्थित होते हैं। और वो लवण कौन से होते हैं, कौन सा लवण होता है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइटिस। इस लवण के कारण इनेमल वाला जो भाग होता है वो सबसे कठोर होता है। यहां आके दोस्तों हमारा आहार नाल का जो पहला भाग है, मुख्य जो पहला सहायक अंग है, वो कंप्लीट हो जाता है। उसमें हमने देखा मुख देखा, मुख गुहा देखी, जिह्वा देखी, जिह्वा के पार्ट देखे, उसके बाद में दांत देखे, दांत के दंत सूत्र देखे, दांतों के प्रकार देखे, कार्य के आधार के प्रकार देखे, दांत की स्ट्रक्चर देखी। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। तो दोस्तों यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब